हेलो दोस्तों, क्लास 11th का आंसर की एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से है आपका पेपर। तो देखिए गाइस, इसमें आंसर तो नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको अच्छा लगे। सूचकांक के कोई दो उपयोग बताने हैं, क्योंकि ये इवनिंग शिफ्ट का, पहली बात तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पहले देख चुके हो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लेना। अगर ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में था, सूचकांक के किन्हीं दो उपयोग बताने, तो पहला उपयोग आप कह सकते हो ये हमारे क्या करते हैं, एक तरीके से लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करता है, अच्छा बनाता है। इससे हमारे जो हमारे पास्ट में प्राइस थी वस्तुओं की, गुड्स की, उसका प्राइस हमें आज के टाइम में कंपेयर कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है, पहली बात तो एक्चुअल प्राइस नहीं बताता, ये क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट प्राइस बताता है, जो कि मतलब उसके आसपास था। ठीक है गाइस। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, जब एक्स और वाई की वैल्यू में समान बदलाव होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध, यानी एक्स चर और वाई चर में समान परिवर्तन होता है। धनात्मक सहसंबंध क्या हो सकता है, एक तरीके से वस्तु की प्राइस में वृद्धि हुई और उसके कंपेयर में क्या हुआ, सप्लाई में भी इंक्रीजमेंट हो गई। ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हो, सप्लाई, वस्तु की प्राइस में कमी हुई तो सप्लाई में भी कमी होगी है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। प्रकीर्णन आरेख से अभिप्राय यह है कि यह सहसंबंध निकालने का एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, इसके दो गुण क्या हैं, तो पहली बात तो ये बहुत ही आसान है बनाना, और दूसरा इसे समझना भी बहुत आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट कह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विचरण गुणांक जितना कम होगा उतना अधिक विश्वसनीय होगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही है ये। बंदी लागतें यानी कि टीएफसी की डेफिनेशन लिखनी है आपको, और इसका वक्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली इसका वक्र स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, बट ये एक टाइम के बाद क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है गाइस, और ये लगातार क्या होता है दोस्तों, घटता ही जाता है इस तरीके से। फिर कहता है टीएफसी, इसके ऑप्शन में दोस्तों, और टीवीसी, इनके बीच में क्या बताना है, एक तरीके से रिलेशन, अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए कितना सिंपल है, क्या कह सकते हो, देखो एक तरफ बनाओ ऐसे टीएफसी और एक तरफ बनाओ टीवीसी, एक तरफ दोनों का फॉर्मूला लिख दो, टीसी माइनस का टीवीसी, और दूसरा क्या कह सकते हो दोस्तों, इसका टीसी माइनस का टीएफसी फार्मूला हो गया, इसका एक और फार्मूला लिख दो। फिर क्या करो, टीवीसी का ग्राफ बना, तो किस तरीके से बनेगा टीवीसी का ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से होता है, यूँ फिर यूँ बढ़ जाता है। और दूसरा ग्राफ क्या होगा टीएफसी का, इस तरीके से होता है, ये टीएफसी आपका, ये टीवीसी है, ये आपका ग्राफ हो गए 2 नंबर। फिर कहता है इस तरीके से सीमांत लागत भी बढ़ती है और जब औसत लागत बढ़ती है, क्या इससे सहमत है, तो ये सेम, लगभग सेम पिछला ही क्वेश्चन है जो बुक मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। इसके बाद कह रहा है दोस्तों, एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक की कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास क्या दे रखा है, ये इसकी वैल्यू डब्ल्यू दे रखी है, ये P0 दे रखा है, ये Q0 दे रखा है, और आपको वैल्यू पुट करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आपको एक टिप्पणी करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप अपने सपोर्टिंग मटेरियल से आसानी से देख सकते हो, बुक से भी देख सकते हो। फिर कहता है गाइस, अगर हमने क्या करा, एक फर्म के अंदर 50 रुपीज़ सबकी सैलरी बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, उनके बेजिस में इंक्रीमेंट हो गया 50 रुपये का, तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या चेंज होगा, देयर इज़ नो चेंज इन, कह सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता है कीमत को पी कहते हैं और इसी को ए आर कहते हैं। ठीक है, ए आर पी के बराबर होता है, तो पहले लेवल पे सब सेम होता है, दूसरी ये 16 बन गया, तो इसका मतलब कितना आया, यहाँ पे 7 आया हुआ, माइनस कर दोगे। फिर ये 5 है तो 5 इसमें ऐड करो, तो क्या बन जाएगा 21, और 21 क्योंकि ये पी है, कि ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक तरीके से टी आर अपॉन में क्यू होता है, तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा ये। तो अब देख पा रहे हो 9 8 7 6, तो क्या पता है 5 आए, फिर भी देखते हैं, 5 को 5 से करूँगा 25, क्या ये हमारा सही है, तो देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो वहाँ 1 है, इसमें ऐड करेंगे 24 में तो 25 आएगा, यानी कि इसका मतलब सही है ये। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 24 में से 21 गए तो 3 आएगा, तो 1 3 5 7 9। और अगला क्वेश्चन क्या है, इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे कर रखा है इनके बीच में रिलेशन इन्होंने। ऊपर दी गई तालिका को पूरा कीजिए, फिर ए आर और एम आर, ए आर और एम आर के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। ऊपर टेबल देख लो, देख सकते हो, क्या बोलोगे कि सर एम आर क्या है, लगातार घटता जा रहा है, और ए आर इस तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से वो तो प्राइस के बराबर है। ठीक है,
तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं नो चेंज कह सकते हैं, या फिर हम जितना चेंज करना चाहे उतना हो सकता है। फिर ये जो 10वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। पहले कह रहा है कि इसमें कीमत लॉस क्या है 1.5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है 1.5, प्राइस में कितना राइज हो गया दोस्तों 20% का, वृद्धि कितनी हो गई 20% की। तो जो प्रोड्यूसर है वो कितना यूनिट को सप्लाई करता है 260, तो कह रहा है कि प्रोड्यूसर सेल 260 यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट वाज सप्लाइंग बिफोर द प्राइस राइज, मतलब प्राइस राइज होने से पहले कितने यूनिट को सप्लाई होती थी ये बताना है। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। ईएस दे रखा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.5, प्राइस में चेंज हुआ 20% का, तो पी क्या बोला 20% इंक्रीज हो गया, तो क्यू क्या है हमारे पास 260 आ रहा था। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों आप खुद देखो, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। अब क्या कहता है ईएस की वैल्यू क्या 1.5 इक्वल टू में सप्लाई कितना दे रखा था नहीं पता, पर प्राइस कितना राइज हुआ था 20, क्योंकि ये डिवाइड है दोस्तों, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है एक तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो साइड जब चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 को 20 से इंटू करेंगे, तो 15 को 20 से करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पहले 0 से 0 गया और 15 टू जा क्या आ जाएगा आपका, 15 टू जा आपको होगा सर 30 आ जाएगा। यानी कितना सप्लाई ज़्यादा कर रहा है आप 30, अगर अभी 260 कर रहा है सप्लाई कर तेज़ करने का, तो यानी कि 230 में से आप क्या 260 में से आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा कर रहा है उतना माइनस कर दो, यानी कि पहले कितना करता था 230 यूनिट की वो सप्लाई करता था, पूर्ति करता था। ठीक है गाइस, और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको आगे बता रखा है, देख लो। गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की कैलकुलेट गणना करनी है। मतलब क्या है क्वेश्चन इंग्लिश में, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग टेबल, यानी कि डाटा। तो देखिए किस तरीके से का सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन ये रहा, डिटेल में बताऊंगा एकदम ही। तो देखो ध्यान से क्या कर रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी थी, y दे रखा था। ठीक है, हम पहले चेक करते हैं कि ये वास्तविक माध्य विधि से हो सकता है, एक्चुअल मीन मेथड से हो सकता है क्या ये। तो जब हमने इसका सम किया और x बार निकाला तो पॉजिटिव आया प्लस का 8, और फिर क्या आया आपका y बार निकाला तो ये क्या है प्लस का 10, मतलब ये पॉइंट में नहीं है। तो सिंपल मेथड है इसका कौन सा दोस्तों, सिंपल मेथड आपका बनेगा ये एक्चुअल मीन मेथड का ये वाला। ठीक है, तो इसमें स्मॉल x चाहिए, तो स्मॉल x कैसे निकलता है, पहले ये x बार आपका 8 आएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे x में से 4 में, इसमें से माइनस करोगे यहाँ पे ये, फिर -4 -2 0 2 4 इस तरीके से आ गया। देन फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करोगे सबका, तो 4 का स्क्वायर 16 -2 का 4 0 का 0 2 का 4 4 का 16। ठीक है, फिर क्या निकालोगे स्मॉल y, जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों वही प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे यूज़, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होगा कहाँ पे आपका, इस वाले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, इस वाले पार्ट में। तो सब कुछ जब कर लिया आपने तो फिर इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर फॉर्मूले में यूज़ होता है। फिर इनका टोटल करोगे तो 40 आएगा, और एक्स स्क्वायर का टोटल करोगे तो 40 आएगा, और फिर एक्स और वाई को इंटू करोगे, तो यानी कि किसको, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4 4 4 जा 16, और इसका टोटल कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है बच्चे, अब इस फॉर्मूले पुट कर देना। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डायरेक्टली हो सकता है। देखो कि यहाँ पे कितना कितना बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, 4 6 8 10 12 हर जगह 2 बढ़ रहा है। वाई में क्या हो रहा है 2 2 बढ़ रहा है हर जगह, यानी कि परफेक्ट 1 आएगा इसका आंसर, पहले से ही तय है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो स्मॉल एक्स क्या है आपका 40 आया था, सम ऑफ एक्स वाई, एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40, वाई स्क्वायर की वैल्यू 40। अब जब ये रूट में 2 बार बन गए तो रूट में से एक बार बाहर आ जाएगा, 40 से 40 कैंसिल होकर क्या बन गया 1 बन गया। तो 1 का मतलब क्या है, एक तरीके से पूर्ण धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव क्या निकल गया आपका, कोरिलेशन निकल गया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका आंसर कितना आया दोस्तों, आप कहोगे सर इसका आंसर 1 आया है। क्या है बेटा 1। आगे चलते हैं अब
अब कह रहा है एक वस्तु बाजार संतुलन में, क्या एक वस्तु बाजार संतुलन में है, कीमत और मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। किसकी वस्तु में कीमत में वृद्धि होती है तो पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है, जो एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब खुद सोचो, एक का प्राइस बढ़ गया दूसरे का नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे की क्या हो जाएगी दोस्तों, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, अपने आप ही उसकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने बुक में आराम से मिल जाएगा। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाए मतलब सामान ही महंगा आएगा तो डिमांड अपने आप ऑब्वियसली कम हो जाएगी। क्यों डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई जो है ऊपर से कम हो जाएगी। सप्लाई कम होएगी उसके कंपेयर में हम क्या कह सकते हैं, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, रेट अपने आप हाई होता जाएगा। या फिर कह सकते हैं न्यूनतम कीमत निर्धारण क्या है, इसके कोई दो प्रभाव बता रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर प्राइस कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका ग्राफ बना देना हल्का सा। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसलिए ऐसा करते ताकि किसानों को राहत मिल सके, उन्हें छूट मिल सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसका परिणाम क्या होता है कि देश में उत्पादन में कोई कमी नहीं होती एक तरीके से, और आय लगातार बना रहता है किसका, किसानों का, उनको रोज़गार मिलता है। तो ये आपका पेपर था दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, और इसकी अगर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।